हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 1। क्लास 9 का विज्ञान का अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या है अध्याय? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या पदार्थ है उसके बारे में हम अभी पूरा अध्ययन यहाँ पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे पाठ को 2 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का भौतिक स्वरूप। दूसरे पार्ट में और 2 नंबर पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ये हम अभी पढ़ेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं, क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, और वाष्पीकरण। ये पूरे पार्ट को 5 भागों में बांटा है। उसमें हम पूरा पार्ट 2 भागों में पढ़ेंगे। हम क्या क्या पढ़ेंगे? पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। भौतिक स्वरूप में भी हम क्या क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के कणों से मिलकर पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा है पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। ये तो हो गया भौतिक स्वरूप। दूसरे अभिलाक्षणिक गुण में क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती हैं। कुछ छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कुछ अलग अलग शेप में अलग अलग आकार के होते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ नाम दिया। कोई भी वस्तु जिस सामग्री से बनी वो पदार्थ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का कण, ये सभी पदार्थ हैं। हवा, बूंद, पानी, रेत का कण, पशु, पौधे, तारे, बादल, पत्थर सब एक पदार्थ का कण है। ध्यान देने योग्य ये बात है कि ऊपर लिखी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। जो जितनी भी हमने बात की यहाँ पे सभी का द्रव्यमान यानी भार होता है। और ये वस्तुएं स्थान और आयतन घेरती हैं। स्थान घेरती है, उसे हम आयतन कहते हैं। कुछ न कुछ ये अपनी जगह घेरती है। पत्थर को कहीं रखते हैं तो पत्थर जगह घेरता है, उसको हम आयतन कहते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। प्राचीन काल से ही पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है, वो है पंच तत्व है। तो पंच तत्व कौन सा है, यहाँ नाम पढ़ते हैं। वायु नंबर 1, पृथ्वी नंबर 2, अग्नि नंबर 3, जल नंबर 4 और आकाश 5। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आ सकता है। पंच तत्व कौन से हैं तो बताना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनती हैं। इन 5 पंच तत्व हैं, उन्हीं से ही वस्तुएं बनती हैं, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। चाहे जिसमें सांस है वो सजीव हो, चाहे निर्जीव है, चाहे पत्थर हो, कोई भी हो, वो इन्हीं से मिलकर बनी होती हैं। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पत्थर को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। पुराने जमाने में यूनानियों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आधुनिक आज के ज़माने में जो वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में, एक भौतिक के गुणधर्म के आधार पर, दूसरा रासायनिक के आधार पर। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में समझेंगे। तो हम यहाँ पे ओनली केवल भौतिक गुणों के बारे में ही समझेंगे इस अध्याय में।
रासायनिक गुणों के बारे में अभी यहाँ पे अध्याय में नहीं समझेंगे। तो पहला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। स्वरूप यानी उसका आकार, उसको हम समझते हैं। उसी का पहला क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। क्या है, कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी का ढेला हो, कोई भी हो, हमेशा हो, चाहे छोटे कण हो चाहे बड़े हो, कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। ये विचारधारा एक यह है, माना कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा में मानना है कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर होते हैं। कुछ की विचारधारा है कि वो लकड़ी की तरह सतत होते हैं, कुछ बोलते हैं रेत की कण की तरह होते हैं। आए एक क्रियाकलाप द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में हम निर्णय करते हैं, ये सतत हैं या कणों से बन गए। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या वो सतत हैं या कणों से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है 1.1, क्या है पढ़ते हैं। एक 100 ml का बीकर लें, बीकर यानी कांच का कोई भी 100 ml का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान कर दें। उसको आधा भरना है, उसको बाहर कहीं उस पर पेन से मार्कर से कोई उसको निशान कर दें। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। नमक या शर्करा को किसी कांच या छड़ की मदद से उसको धीरे धीरे उसको घोल दें। जल के स्तर में आए बदलाव पे ध्यान दें। अभी ध्यान देखते हैं कि जब शर्करा नमक डाला है तो जल का स्तर परिवर्तन हुआ है कि नहीं। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, क्या ये गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है। तो ये क्या लिखा है, इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इसे विचार को स्वीकारना होगा कि पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में दी गई नमक की शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई हैं। यहाँ पे दे रखा है, जो आप चित्र दे सकते हैं। यहाँ पे शर्करा या जल में जो नमक की गोला है पूरा वो पानी में घुल गई है। जब जल में नमक घोलता है तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावित हो जाते हैं। जब नमक को घोलते हैं तो जल में कहीं बीच में रिक्त स्थान होता है, वो समावित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। अभी हम 2 नंबर में पढ़ेंगे, पदार्थ के ही कण होते हैं कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं कितने छोटे होते हैं, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ क्रियाकलाप दे रखा है, इसमें लिखा है अनुमान लगाए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, परंतु तनुकृत करने से घोल का रंग हल्का होता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, वो घोलते हैं और फिर भी पानी वो क्या है, रंगीन नजर आता है। मैंने क्या है, इसमें को कलर मिला रखा है। तो आगे समझते हैं, उदाहरण में क्या दे रखा है। ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इसमें हमने क्या किया, पानी में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, जिससे क्रिस्टलों से पानी बहुत अधिक मात्रा में रंगीन हो जाता है। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कहीं सूक्ष्म कण होते हैं, कि छोटे छोटे सूक्ष्म कण होता है, तभी तो ये 1,000 लीटर का जो पानी है इतना पूरा कलर हो गया। बड़े कण होते तो ये नहीं होता, छोटे छोटे बारीक कण, इसलिए पूरे पानी में ये फैल गया। कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं, अतः एक स्थिति में यह कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। एक ऐसी स्थिति भी आती है उसे और छोटे कणों में इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम यह क्रियाकलाप करते हैं तो लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती है। ये क्या लिखा, अगर 2 ml हम इसको पानी में डिटॉल भी डालते हैं
तो भी हमें वो महक मिलती है कि वो पूरे पानी में छोटे छोटे कण हैं वो घुल जाते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना नहीं कर सकते मतलब इतने छोटे होते हैं कि उसको हम आंखों से देख नहीं सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अभी हम 2 नंबर में पढ़ेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। गुण क्या, पहले भौतिक स्वरूप पढ़ा था हमने, अभी पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक गुण। उसमें नंबर 1 है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें बीच में चाहे थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो कुछ जगह होती हैं। जो अपने पीछे क्रियाकलाप पढ़ा है 1.1 एंड 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। जो प्रयोग किया उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें पानी मिलाई तो वो अच्छे से घुल गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है। ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इससे हम ये समझते हैं कि अगर मैं कहीं इसमें पानी ले लेता हूँ इतना, और पानी लेकर कुछ नमक शर्करा इसमें डालता हूँ तो वो घुलेंगे, तो मतलब उसमें कहीं ना कहीं पानी में बीच में जगह है, उस जगह में वो खुल जाते हैं और रिक्त स्थान अपना पूरा कर लेता है। नंबर 2 पढ़ेंगे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये क्रियाकलाप क्या बोलता है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। जो अगरबत्ती जली हो बुझने के बाद कहीं कोने में रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती जला दें क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। इसके प्रेक्षण को आप नोट करें, ये आप भी कर सकते हैं। अगरबत्ती जली भी रखो फिर बुझी रख दो, किसमें सुगंध आएगी, जली हुई होगी तो वो सुगंध आएगी। सुगंध क्यों आई, क्योंकि ये लिखता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है इसलिए आपके पास वो सुगंध पहुंची है। ये क्रियाकलाप क्या है 1.4 जल के भरे 2 गिलास या बिक्कर कोई भी आप जल से भरे ले लो। पहले बिक्कर के एक सिरे पर सावधानी से एक लाल बूंद नीली स्याही डालते, दूसरे में शहद डालें। एक में नीली या कोई लाल स्याही की बूंद डालें, दूसरे में शहद डालें। इनको अपने घर में कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा हो देखते जाएं। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा होगा, उस शहद की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा होगा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। इसमें आपने क्या समझा कि स्याही को डालते वो थोड़े समय भी पूरा कलर चेंज हो जाता है, लेकिन शहद होता है वो धीरे धीरे घुलता है, बहुत ही उसको टाइम लगता है। ये क्रियाकलाप है 1.5 एक गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें, एक और रख दें, हिलाएं नहीं, उसको हिलाना नहीं है। गर्म पानी में एक दूसरा ठंडे पानी में रखना। क्रिस्टल की सतह पर बैठने दें, क्रिस्टल को नीचे सतह तक जाने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देगा। समय बीतने पर क्या होता है, जैसे ठोस और द्रव के कणों के बीच में क्या पता चलता है कि तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों, कैसे। जो गर्म पानी है वो जल्दी घुल जाता है, जो ठंडा पानी है वो घुलता नहीं है। तो ये केवल के 2 क्रियाकलापों के बारे में हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी अर्थात उनमें गतिक ऊर्जा होती है। आपको ये बहुत ध्यान रखना कि पदार्थ के जो कण गतिशील होते हैं कि उसमें एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का नाम है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कैसे आती देखें, तापमान बढ़ने से कणों के बीच की गति तेज हो जाती है। आपने अभी देखा है, तो गर्म पानी उसमें क्रिस्टल घुल जाता है, लेकिन ठंडे पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि गर्म पानी में तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, कण इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे हम चाय पीते हैं,
अगर चाय गर्म होगी तो हमें उसका टेस्ट स्वादिष्ट लगेगा, क्यों, वो पूरे जीभ के ऊपर फैल जाती है। लेकिन वही चाय अगर ठंडी हो तो हमें स्वादिष्ट नहीं लगे, क्यों, वो पूरे चाय जीभ के ऊपर नहीं फैलती। यही कारण है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा होगा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। जो पदार्थ होते हैं एक दूसरे के साथ मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं। जो पानी में के रिक्त स्थान होता है वो कण वहाँ पे समावेश हो जाते हैं। तो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे परिभाषा ही ध्यान रखनी, विसरण किसे कहते हैं? दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों का अपने आप मिलना, स्वतः, नहीं उसको हमने हिलाया, कुछ भी नहीं किया, उसमें डाला, रख दिया, वो मिश्रित हो गया, मिल गया, समावेश हो गया, तो उसको हम विसरण कहते हैं। हमें ये पता चलता है कि गर्म पानी करने पर विसरण तेज होता है। ऐसा क्यों? क्यों गर्म पानी करते हैं विसरण तेज होता है? क्यों? वहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पानी जल्दी जल्दी, पानी कण इधर उधर भागते हैं, वो जल्दी उसमें खुल जाते हैं। तीसरा पढ़ेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह एक क्रियाकलाप है, आप पढ़ लीजिए। क्रियाकलाप क्या है? एक इस खेल को एक मैदान में खेलें, आगे बताएं ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। हम जो कोई खेल है उसको कहाँ पे खेलना है? ग्राउंड में, मैदान में खेलें। पहला समूह में क्या लिखना है? बिहू नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें। पहले समूह में क्या करना है? एक दूसरे को कसकर पकड़ लें। दूसरे समूह में हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाने, एक पहले में कस के, दूसरे में हाथ पकड़ के, तीसरे में केवल अंगुली के सिरे से छूक कर श्रृंखला बनाए, चौथे में उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? इसमें चौथे समूह, तीसरे को आसान है, क्यों? उसमें केवल अंगुली के सिरे को छूक कर श्रृंखला बनाई है। प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा है? ये आकर्षण की यहाँ पे हम बात करेंगे, उसका हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप क्या है? एक लोहे की कील, एक लोहे की कील और एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लें। लोहे की कील, चौक का टुकड़ा, एक रबड़ बैंड, इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर भंगुर करने का प्रयास करें। तीनों में सबसे अधिक बल से एक दूसरे से किसके कण अधिक जुड़े होते हैं? लोहे की कील, चौक या रबड़ बैंड? क्योंकि इसमें लोहे की कील वाले एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए, उसमें आकर्षण ज़्यादा है। एक क्रियाकलाप क्या है? जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करें। कोई पानी की धार, तेज धार जा रही है, नल से काटने का प्रयास करें। क्या जल की धार कटती है? जल की धार न कटने का क्या कारण है? अभी हम तीनों जो पढ़े हैं क्रियाकलाप उसको समझेंगे। तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। कोई पदार्थ है, जो कण है, उनके बीच में एक बल कार्य करता है। ये बल कणों को एक साथ रखता है। आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग होता है। सब पदार्थ में कणों के बीच में बल कार्य करता है, लेकिन हर पदार्थ में आकर्षण बल होता है, वो अलग अलग काम करता है। तो हमने अध्याय के पार्ट 1 में हम अभी इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम अभी ये तीनों पदार्थ की अवस्था, उसका हम यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे। अवस्था, पदार्थ के जो अपने क्या है, अपनी अवस्था बदलता है, वो वाष्पीकरण, ये तीनों चीज़ हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम भाई इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।